अगर बचपन की गर्मियों की छुट्टियों की यादों को खंगाला जाए ना, हम्म। तो एक आवाज जो मुझे लगता है हम सबके दिमाग में सबसे ज्यादा गूंजती है, हम्म। वो है लकड़ी के बोर्ड पर गिरते हुए पासे की खटखट। हाँ, बिल्कुल। वो आवाज तो जैसे यादों में छपी हुई है। है ना? मतलब लूडो हो, सांप सीढ़ी हो या कोई भी क्लासिक बोर्ड गेम हो, हम्म। सब कुछ उस एक छोटे से चौकोर टुकड़े पर टिका होता है। सही बात है। उसे हाथ में लेकर हिलाना, बोर्ड पर फेंकना और फिर मतलब सांस रोककर उस नंबर का इंतजार करना। 6 आ गया तो गेम पलट गया और 1 आ गया तो बस निराशा। हम्म बिल्कुल। लेकिन क्या कभी किसी ने गेम के बीच में रुककर उस पासे की बनावट को ध्यान से देखा है? मेरा मतलब है, क्या कभी ये ख्याल आता है कि उस पर मौजूद जो वो छोटे छोटे बिंदु होते हैं, हम्म उनकी व्यवस्था सिर्फ कोई रैंडम डिजाइन नहीं है? ज्यादातर लोग तो बस फेंकने पर ध्यान देते हैं। वही तो। पर आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही है। हम उन बारीकियों में गहराई से उतरने वाले हैं जो हमारे स्रोत सामग्री में दी गई हैं। हमारा उद्देश्य इस साधारण सी दिखने वाली वस्तु के पीछे छिपे गणित और 3D आकृतियों के विज्ञान को डिकोड करना है। बिल्कुल। और ये विषय सच में बहुत ही दिलचस्प है। उन 6 सतहों पर 1 से 6 तक के अंक या जो बिंदु होते हैं, उन्हें किस तरीके से रखा जाता है। और स्रोत को देखकर मुझे समझ आया कि नंबरों को रखने का ये तरीका कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसके पीछे 2 अलग-अलग तरह के पासों का पूरा एक विज्ञान है, मानक पासा और सामान्य पासा। जी हाँ, मानक और सामान्य पासा। और ये अंकों का छिपा हुआ विज्ञान सच में बहुत आकर्षक है। इन बिंदुओं को सतहों पर उकेरने का काम पूरी तरह से एक कड़े गणितीय फॉर्मूला पर आधारित होता है। तो सबसे पहले कौन सा पासा देखें? आइए सबसे पहले मानक पासे यानी स्टैंडर्ड डाइस के नियमों को खंगालते हैं। ये वो पासा है जिसे हम दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखते हैं। लूडो वाला पासा, है ना? हाँ, वही। इसका सबसे कड़ा और पत्थर की लकीर वाला नियम यह है कि किसी भी 2 विपरीत सतहों यानी ऑपोजिट फेसेस का योग हमेशा 7 होता है। हमेशा साथ। इसे थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए किसी ने एक पासा पकड़ा हुआ है और उसका अंगूठा ऊपर वाली सतह पर है जहां एक बिंदु है, और उसकी तर्जनी उंगली ठीक नीचे वाली सतह पर है। तो इस नियम के हिसाब से नीचे वाली सतह पर हमेशा 6 ही होगा, क्योंकि 1 और 6 मिलकर 7 होते हैं। बिल्कुल सही, हमेशा 6 होगा। स्रोत में दी गई तालिका भी यही स्पष्ट करती है। तो इसी तरह अगर एक तरफ 2 है तो उसके ठीक पीछे वाली सतह पर 5 होना ही चाहिए, और अगर सामने 3 दिख रहा है तो उसके पीछे 4 होगा। एकदम सही। ये तो बहुत ही स्पष्ट और मतलब गणितीय रूप से बहुत सुंदर व्यवस्था है ना? ये एक बहुत ही प्रिडिक्टेबल सिस्टम है। इसमें कोई राज नहीं छिपा होता। अगर किसी को मानक पासे का ये बुनियादी नियम पता है, तो वो बिना पासे को पूरा देखे ही उसके हर हिस्से के बारे में बता सकता है। हाँ, क्योंकि अगर मुझे सामने 1 दिख रहा है तो मुझे 6 देखने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। और जो बाकी बची हुई 4 सतहें हैं, यानी जो ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं की सतहें हैं, जो 1 नंबर वाली सतह से चिपकी हुई हैं। हाँ, जिन्हें निकटवर्ती सतह कहते हैं। हाँ, एडजेसेंट या निकटवर्ती सतह है। उन पर 2, 3, 4 और 5 नंबर होंगे। मानक पासे का ये अनुशासन ही इसे इतना भरोसेमंद बनाता है। लेकिन एक मिनट, अगर मानक पासे में सब कुछ इतना ही फिक्स और पारदर्शी है, जहां 1 के पीछे 6 है और 2 के पीछे 5 है, तो फिर लॉजिकल रीजनिंग के जो सवाल होते हैं, वो पहेलियां इतनी मुश्किल क्यों होती हैं? अच्छा सवाल है। क्योंकि अगर सिस्टम इतना ही क्लोज्ड है तो उसमें रहस्य कहां से आएगा? मुझे लगता है कि यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। बिल्कुल आता है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ मानक पासे नहीं होते। स्रोत एक दूसरी कैटेगरी के बारे में भी बताता है, जो इन सारे नियमों को तोड़कर रख देती है। बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं आप। मानक पासे की वो पूरी प्रिडिक्टेबिलिटी तब धरी की धरी रह जाती है जब हमारा सामना सामान्य पासे यानी जनरल डाइस से होता है। सामान्य पासा, ये नाम से जितना सामान्य है, काम से उतना ही जटिल लगता है। हाँ, सामान्य पासा नियमों को तोड़ता नहीं है, बल्कि वो एक बिल्कुल नए नियम पर काम करता है, जो पहली नजर में अराजकता यानी केओस जैसा लग सकता है। तो इसका नियम क्या है? सामान्य पासे की परिभाषा ये है कि इसमें किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों यानी आसपास की चिपकी हुई सतहों का योग 7 हो सकता है। अरे, ये तो सच में पूरी व्यवस्था को पलट देने वाला कंसेप्ट है। इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। हाँ, बताइए। मानक पासे में 3 और 4 हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, है ना? क्योंकि उनका योग 7 होता है। वे कभी एक दूसरे के बगल में नहीं बैठ सकते।
बिल्कुल नहीं बैठ सकते। लेकिन मान लीजिए कि मेज पर एक पासा रखा है, उसे ऊपर से देखने पर एक सतह पर 3 बिंदु दिख रहे हैं और उसी से चिपकी हुई बगल वाली सतह पर 4 बिंदु दिख रहे हैं। स्रोत के चित्र में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। हाँ, चित्र में 3 और 4 अगल बगल हैं। तो अब चूंकि 3 और 4 दोनों अगल बगल ही आ गए हैं और उनका योग 7 बन रहा है, तो इसका मतलब है कि वे एक दूसरे के पीछे तो बिल्कुल नहीं हो सकते। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो ये देखते ही दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि ये मानक पासा है ही नहीं, ये तो सामान्य पासा है। ये अनिश्चितता की शुरुआत होती है। जैसे ही ये साबित हो जाता है कि कोई पासा सामान्य पासा है, विपरीत सतहों का वो जो 7 वाला नियम था ना, वो पूरी तरह से अमान्य हो जाता है। मतलब अब हम गैस नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। अब अगर किसी सामान्य पासे में सामने की सतह पर 1 लिखा है, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि उसके पीछे 6 ही होगा। तो फिर पीछे क्या होगा? स्रोत की तालिका के अनुसार उसके पीछे 2, 3, 4 या 5 में से कुछ भी हो सकता है। निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यार, ये तो सच में शुद्ध अराजकता है। मतलब मानक पासा एक बहुत ही अनुशासित सैनिक की तरह है जो हमेशा एक ही जगह खड़ा रहता है। बढ़िया तुलना है। और सामान्य पासा उस भीड़ की तरह है जहां कोई भी कहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो फिर इस अराजकता को सुलझाया कैसे जाता है? सवालों में तो जवाब देना ही होता है ना। यही तो वो अनिश्चितता है जो तार्किक प्रश्नों और पहेलियों का मुख्य आधार बनती है। जब जानकारी स्पष्ट नहीं होती, तभी दिमाग को उसे डिकोड करने के लिए काम करना पड़ता है। लॉजिक लगाना पड़ता है। हाँ, अगर हम इसे जासूसी के नजरिए से देखें, तो अगल बगल की सतहों का योग 7 खोजना ही वो सबसे बड़ा सुराग है। अच्छा, मतलब वही हमारा पहला क्लू है। बिल्कुल, ये वो क्लू है जो ये चेतावनी देता है कि यहाँ विपरीत सतह की सीधे तौर पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जैसे ही पासे पर 3 और 4 या 5 और 2 एक साथ अगल बगल दिख जाएं, तुरंत समझ जाना चाहिए कि यहाँ अन्य तार्किक तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि एक से ज्यादा पासों के स्थितियों की तुलना करना। हाँ, कॉमन नंबर्स ढूंढना और एलिमिनेशन का तरीका अपनाना। तो इसका मतलब है कि जब भी किसी पासे को देखा जाए तो सिर्फ उन बिंदुओं की गिनती नहीं करनी है, बल्कि उन बिंदुओं के बीच के गणितीय संबंधों को खोजना है। बिल्कुल, आपको उसका पैटर्न समझना है।